हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस को, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों की जब हम बात होती है तो वहाँ पे जो लिखा होता है लिटरली उसके मीनिंग वो नहीं होता है। मतलब लिटरली जो लिखा होता है उसका तो मतलब कुछ और होता है, लेकिन जो ओरिजिनल मीनिंग वो एक्सप्रेस करते हैं कुछ वो अलग तरह का होता है। तो देखेंगे हम मेनली जो देखो, ऐसे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस लगभग 1000 से ज़्यादा है, लेकिन मैं लगभग 160 या 170 करवाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है स्क्रैच समवन्स बैक। इसका मतलब होता है कि किसी का मदद करना और ये सोचना कि वो भविष्य में हमारा मदद करे। ठीक है, मतलब किसी की मदद करना, रिटर्न में भी मदद हमको चाहिए, ऐसा सोच के उसकी मदद करना। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि टू हेल्प समवन आउट विद द एजम्पशन दैट दे विल रिटर्न इन द फेवर इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में वो हमारा मदद कर सके। जैसे यहाँ पे पिक्चर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये इसकी पीठ खुजा रही है तो उसके बदले में ये भी इसकी पीठ खुजा रही है, तो मतलब ये इसकी मदद कर रही है और सोच रही है कि भविष्य में भी ये मेरा मदद करेगा। वही सोच के अगर किसी का हेल्प किया जाए तो उसको कहते हैं स्क्रैच समवन्स बैक। ए पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका मतलब होता है अगर कोई क्या सोच रहा है वो जानने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो तो उसको कहते हैं ए पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखा गया है, दिस इडियम इज यूज टू ए वे ऑफ आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। मतलब अगर तुम्हें किसी से पूछना है कि वो क्या सोच रहा है तो तुम उसको कह सकते हो कि ए पेनी फॉर योर थॉट्स। देखो यहाँ पे पेनी का मतलब होता है पैसा। ठीक है, पेनी का मतलब क्या होता है? पैसा होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। और जैसा हम कहते हैं कि तू बता मुझे क्या सोच रहा है, ठीक है, पैसा ले ले फिर भी मुझे बता। इसका मतलब है कि कोई दूसरा तुम्हारे सामने क्या सोच रहा है, अगर तुम वो जानना चाहते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला इडियम का इस्तेमाल होता है, ए पेनी फॉर योर थॉट्स। एड इंसल्ट टू इंजुरी। इसका मतलब है जैसे एक हमारा हिंदी में होता है कि जले पे नमक छिड़कना। ठीक है, उसको कहा जाता है कि एड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब आप पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं फिर भी उसमें क्या कर रहे हैं, इंसल्ट डाल रहे हैं। तो मतलब जब आप खुद प्रॉब्लम में हैं और उसके बाद भी तुम्हारा सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि एड इंसल्ट टू इंजरी, या फिर हिंदी में हम जिसको इस्तेमाल करते हैं कि जले पे नमक छिड़कना। ठीक है, व्हेन द लास्ट स्ट्रो का मतलब होता है, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आखिरी वाला प्रॉब्लम जो होगा उसको कहते हैं द लास्ट स्ट्रो। जैसे कि द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हो और आप क्या कर रहे हैं कि एक के बाद एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें आप अटक जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम अटक गए तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज ट्रैप्ड इन द लास्ट स्ट्रो। ठीक है, मैं लास्ट स्ट्रो में अटक गया था, फंस गया था। ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब होता है बहुत ही कम, है कि नहीं। जो हम कहते हैं कि पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही कम होता है, एक स्मॉल अमाउंट होता है। तो यहाँ पे जो इडियम बता रहा है कि टेक व्हाट समवन सेज विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब अगर कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है और तुम उसको सीरियसली नहीं सुन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो कि उसकी बात का बस एक छोटा सा हिस्सा तुम सुन रहे हो, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि टेक व्हाट समवन सेज विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो, या फिर कोई भी काम को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, बहुत ही कम सीरियसली ले रहे हो, तो उसको हम कहते हैं टेक समवन सेज विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है कि आप पूरी तरह से फ़ायदा उठाना। पूरी तरह से मतलब दोनों तरफ से। जैसे कि मान लो क्या है, मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको नौकरी चाहिए या छोकरी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा आपको नौकरी चाहिए या छोकरी चाहिए, आपने कहा कि हमको दोनों चाहिए। ठीक है, इसे इसके लिए एक हिंदी में भी एक एक्सप्रेशन आता है, उसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, उसको कहा जाता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब आपने दोनों तरह से एडवांटेज ले ली, दोनों तरह से फ़ायदा आपने ले ली, दोनों तरफ से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक वर्ल्ड है और ये एक वर्ल्ड है, और बीच वाला जो ये है ये इससे भी कन्वर्ज कर रहा है, इससे भी कन्वर्ज कर रहा है। तो मतलब इंटरसेक्शन वाला एरिया, मतलब इसका भी एक पार्ट लिया है, इसका भी एक पार्ट लिया है। तो हम कह सकते हैं कि द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, या फिर दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना। पुट ऊल ओवर अदर पीपल्स आइज। इसका मतलब होता है हिंदी में, इसको हम कहते हैं कि दूसरों पे आँखों पे धूल झोंकना।
ठीक है, मतलब किसी को चीट करना, ऐसे ही समझ सकते हैं कि दूसरों की आंखों में धूल झोंकने को क्या कहते हैं, पुट ऊल ओवर द पीपल्स आइज, ठीक है, दिस मीन्स टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ठीक है। कहते हैं ना कि तुम मेरे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि डोंट पुट ऊल ओवर माई आइज़। फीलिंग ए बीट अंडर द वेदर, ठीक है, ये जो अंडर द वेदर वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है या इडियम यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है बीमार पड़ना, ठीक है। कहते हैं ना कि मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलने के साथ मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आई एम अंडर द वेदर, मतलब मैं क्या हूँ, मैं ईल हूँ, ठीक है, मैं शीक हूँ। देखो बीमार होने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आप सबको पता होगा, एक ईल है, फिर एक शीक होता है, ठीक है, और क्या है, और एक अंडर द वेदर भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब भी क्या होता है, बीमार होना। ओके, स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि नाम लेते ही शैतान हाजिर, ठीक है, नाम लेते ही शैतान हाजिर, मतलब आप दोनों बैठ के किसी के बारे में बात कर रहे हैं और जैसे ही बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो आके वहाँ पे पहुँच जाना। लेकिन ऐसे कभी कभार हो जाता है कि जैसे तुम दोनों दोस्त किसी के बारे में बात करें और तीसरा उसी टाइम पे आके वहाँ पे आ धमकता है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो उसी टाइम पे आके पहुँच जाए तो हम कह सकते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। जैसे कि द पर्सन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव्स, जब बात ही कर रहे हैं तो वो बंदा आगे पहुँच जाता है। कॉट कर्नर्स का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही बुरी तरह से तो हम नहीं कह सकते, बहुत ही सख्त तरह से आप क्या कर रहे हैं कि पैसा बचा रहे हैं, क्या करें, सेव मनी। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 500 रुपये है और 500 रुपये में आपको 5 महीना चलना है, मतलब गुजारा करना है, तो हम कह सकते हैं आप 1 महीना 100 रुपये में लगभग गुजारा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। कट कर्नर्स का मतलब होता है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्टली पैसा बचाना चाहते हैं या फिर बचा रहे हैं, तो उस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कट कर्नर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो, व्हेन समथिंग इज़ डन बेडली टू सेव मनी, किसी भी चीज़ पैसा बचाने के लिए अगर बहुत ही बुरी तरह से किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कट कर्नर्स। अगला है टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। से मैंने कहा था पहले ही कि लिटरली इसका मतलब नहीं लेना, जो लिखा होता है इसका मतलब कुछ और ही निकलता है, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा है कि डायरेक्टली जाके हॉर्स की माउथ से सुनना, भाई घोड़े के मुंह से कौन सुन सकता है, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है कि उस इंसान से सुनना जिससे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, मतलब आप सबसे ज़्यादा उसके ऊपर रिलायबल हैं, ताकि आप उससे जैसे मान लो आपने एक न्यूज़ सुना कि मान लो कि दिल्ली का केजरीवाल मर गया, ठीक है, तो ये बात आप कंफर्म करने के लिए, मतलब आपको मान लो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप सीधा किसके जाके पूछोगे केजरीवाल को, अगर ज़िंदा होगा तो इसको कहते हैं कि टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। ऐसे इंसान से जाके पूछना जिससे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है कि वो सही बता सकता है। एड फ्यूल टू द फायर, मतलब किसी भी चीज़ पहले से ही बुरा है उसको और ज़्यादा बुरा करना, उसको कहते हैं कि आग पे घी डालना, या फिर उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। कोई भी चीज़ पहले से ही बुरा है उसको और ज़्यादा बदतर बना देना। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि आप अपने खुद की स्वार्थ के लिए किसी भी काम पे झोंक जाना। जैसे मान लो आप कोई दूसरा 2 बंदा लड़ रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके बीच में जाके लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कुछ स्वार्थ होगा, कुछ शेल्फ होगा, इसकी वजह से आप जाके वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज़ पे जाके इन्वॉल्व होना, उसको कहते हैं एक्स टू ग्राइंड। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम मतलब होता है पुराना प्यार, ठीक है। कोई भी एक पुराना प्यार, रोमांटिक रिलेशन जो भुलाया नहीं जाता, कहते हैं कि पहला प्यार या फिर पुराना प्यार को भुलाया नहीं जाता, हालांकि दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए तो पहली वाली भूल जाती है। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है कि ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, अतीत का कोई भी ऐसा रिश्ता हम कह सकते हैं वही पुराना प्यार वाला, उसका हम क्या कहते हैं, एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी, एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। ए बीटर रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं दुश्मनी, बहुत ही झगड़ा टाइप का रिलेशन, उसको हम कहते हैं बैड ब्लड। अगला है बियर द बर्न टफ, बियर द बर्न टफ का मतलब होता है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। इसका मतलब है जैसे मान लो आपने क्या किया कि 5
आप 5 लोग मिलके कोई भी काम शुरू करते हैं और आप क्या हैं उसमें हेड हैं या फिर लीडर हैं, ठीक है। और मान लो आपने जो टाइम मिला था वो काम करने के लिए, आपने बॉस ने जो टाइम दिया था, मान लो उन्होंने दिया था 1 महीना, 1 मंथ, और 1 मंथ के अंदर अगर आपने क्या नहीं कर पाए, वो काम को ख़त्म नहीं कर पाए, तो उसके बाद तो बॉस पक्का आपको सुनाएगा, है कि नहीं। तो या फिर कह सकते हैं क्योंकि अब वो किसको सुनाएगा बॉस, क्योंकि तुम हेड हो तो तुम ही को सुनाएगा ना। तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बियर द बर्डन ऑफ द एंगर ऑफ द बॉस, है कि नहीं। जो बॉस की गुस्सा है उसको आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी चीज़ अनप्लीजेंट हो सकता है, लेकिन आपको उसको सहना पड़ेगा क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है। उसको कहते हैं बियर द बर्डन ऑफ। बार्ड ऑफ पैसेज। बार्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है जो कभी कभार दिखता है या फिर कभी कभार ऐसी चीज़ें होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिटरली उसका मतलब नहीं लेना, यहाँ पे बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब यहाँ पे कोई चिड़िया विड़िया नहीं है। इसका मतलब है कि जो चीज़ ओकेजनली होता है, जैसे कहते हैं ईद का चांद, है कि नहीं। ईद का चांद जो कभी कभार रेयर होता है या फिर कभी कभार होता है, उसको कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। जैसे मान लो मेरा आपसे मुलाकात कभी कभार होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो मुलाकात है वो बर्ड ऑफ पैसेज है। उसके बाद आता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा जो लेकिंग करेज, जिसके पास साहस नहीं होता है, कावर्ड होता है, ठीक है, उसका हम कह सकते हैं चिकन हार्टेड, ठीक है। जैसे मान लो इसका जो उल्टा होता है उसका वो कहते हैं लायन हार्टेड, ठीक है। जो शेर दिल वाले उसको कहते हैं लायन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब बहुत ही कमज़ोर दिल वाले। तो लायन जैसे हम कह सकते हैं आवर सोल्जर्स आर लायन हार्टेड, जबकि हम कह सकते हैं हमारे एनिमीज जो आके कश्मीर वाले रीजन में घुसपैठ करते हैं, टेररिस्ट, उसको हम कह सकते हैं दे आर चिकन हार्टेड, ठीक है। डेंस टू वंस ट्यून मतलब किसी की ऑर्डर के हिसाब से काम करना, किसी के इशारों पे नाचना, उसको हम कहते हैं डेंस टू वंस ट्यून। जैसे हम ये देख रहे हो पिक्चर में, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कठपुतली है, ठीक है। जैसे कठपुतली को नचाने वाला कोई और होता है, ये तो मतलब किसी और के ट्यून पे ये नाचते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर कोई किसी और के इशारे पे काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज डेंसिंग टू वंस ट्यून, ठीक है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है जो जीत जाता है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता और वो अचानक से जीत जाता है। जैसे मान लो क्या हुआ कि एक ट्राई सीरीज चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। 1 डे सीरीज चल रहा है मान लो, ट्राई सीरीज, और यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं था कि श्रीलंका जीतेगा क्योंकि काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये वाला श्रीलंका जीत जाता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये डार्क हॉर्स, मतलब जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वो अचानक से जीत जाए, उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। डेड लेटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा नियम जो अब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं डेड लेटर। ओके, ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर एनफोर्स, जो आज कल हो मतलब प्रचलन में नहीं है कोई भी कानून, तो उसको हम कहते हैं डेड लेटर। ईट वंस वर्ड्स, ईट्स वंस वर्ड्स मतलब होता है कि आप कोई भी, अब मान लो आपने कुछ स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट को आप वापस ले रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं ईट वंस वर्ड्स। जैसे एक्चुअली तो कहा जाता है कि धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। अगर मान लो आप क्या कर रहे हैं, अपने शब्द को वापस ले रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ईट्स वंस वर्ड्स। एल्बो रूम का मतलब होता है कि सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आपको प्राइवेसी नहीं मिल रहा है, स्कोप नहीं मिल रहा है, या फिर आप घर में रह रहे हैं, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ, लेकिन वहाँ पे आपका प्राइवेसी में थोड़ा बाधा आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ एल्बो रूम, मतलब आपको एल्बो रूम या फिर स्कोप नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो एल्बो रूम का मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे ये वाला फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और बैग रहने की जगह है, मतलब यहाँ पे एक एल्बो रूम है, मतलब एक स्पेस है, ठीक है। कहीं पे भी अपने हिसाब से अपने मर्जी से काम करने की अगर कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, आपको स्कोप मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यू आर गेटिंग द एल्बो रूम। अगर वहीं पर मान लो आपकी बॉस आपको क्या कर रहा है कि डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने हिसाब से काम करने को नहीं दे रहा है, तो हम कह सकते हैं यू आर नॉट गेटिंग एल्बो रूम। एस्केप वंस लीव्स, इसका मतलब होता है कि
गलती से आप वहाँ पे वो नहीं बोलना चाहते थे लेकिन अब उन्हें वो बोल दिया, ठीक है। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। जैसे मान लो कहीं पे कुछ चल रहा है झगड़ा और आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था वहाँ पे कुछ बोलने का, लेकिन आपने अचानक से अपने मुंह से कोई चीज़ स्लीप हो गया, ठीक है। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एस्केप वंस लीव्स। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट, ठीक है। इन्हें ऑनेस्ट वे, अगर कोई भी चीज़ आप फेयर एंड स्क्वायर वे में कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसको काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली वे में कर रहे हैं। फेयर सेक्स जो होता है इसका मतलब होता है वुमेन को, मेनली फेयर का मतलब होता है कि जिनका रंग गोरा होता है कि नहीं। ज़्यादातर क्या है, सबसे ज़्यादा तो लड़कियां ही गोरी होती हैं। तो इसका मतलब ये काफ़ी पुराना है, इसका इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फेयर सेक्स का मतलब होता है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है वुमेन को डिनोट करने के लिए, वुमेन के बारे में बताने के लिए। फीदर इन द कैप का मतलब एडिशनल सक्सेस। जैसे मान लो आपने क्या हुआ कि आपने एक लॉटरी जीत ली 5 करोड़ का, ठीक है। 5 करोड़ का लॉटरी जीत ली और जैसे वो रास्ते में आ रहे थे फिर आपको और 5 लाख मिल गया रास्ते में पड़ा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि फीदर इन द कैप, ठीक है, मतलब एडिशनल सक्सेसेस। ओके। हैंग बाय थ्रेड। हैंग बाय थ्रेड का मतलब होता है एक रिस्की सिचुएशन में होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में। आपको पता नहीं है कि जैसे मान लो क्या हुआ कि आपका एग्ज़ाम का जो मार्क है, ठीक है, वो मान लो 30 रखने थे, आप पास हो जाओगे, लेकिन आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 21 आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या है, एक रिस्की सिचुएशन में, आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। मान लो एक सवाल में आपको ग्रेस मिल जाएगा तो आपका 30 हो जाएगा तो आप पास कर जाएंगे, लेकिन वहीं पे नहीं मिला तो आप फेल हो सकते हैं। तो उसको कहते हैं हैंग बाय थ्रेड, या फिर एक बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में होना, ठीक है। या तो आपका मतलब आप कुछ नहीं होगा या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, ठीक है। हैव वंस वे का मतलब होता है जो किसी का नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। द वे वन वांट्स टू डू समथिंग, वो अपनी मर्जी से काम करता है, किसी और के बारे में वो नहीं सोचता, उसको हम कहते हैं हैव वंस वे। जैसे माई वे नो वे, यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि मेरा रास्ता है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, तो उसको कहते हैं हैव वंस वे। हीट द जैकपॉट। हीट द जैकपॉट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा सक्सेस आपको मिलना, बहुत ही ग्रेट सक्सेस मिलना, वो भी स्पेशली बाय लक, ठीक है। जैसे कहते हैं कि लॉटरी लग जाना, उसको कहते हैं हीट द जैकपॉट, ठीक है। गेनिंग ए बिग और ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, ठीक है, मतलब किस्मत के सहारे आपने बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर लिया, तो उसको हम कहेंगे कि यू हीट द जैकपॉट। इन ए फुल स्विंग का मतलब होता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जो कि पूरी तरह से क्या है, हाइट पे है। हाइट पे मतलब पूरी तरह से पीक पे। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है और मैंने आपसे पूछा कि कैसे चल रही है आपकी तैयारी, तो आप कहोगे कि बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। वही जो ज़ोर शोर से चल रहा है उसके लिए हम कह सकते हैं इन ए फुल स्विंग, ठीक है। आप कह सकते हो कि माई प्रिपरेशन इज़ इन फुल स्विंग, तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, ठीक है। उसके लिए इस्तेमाल होता है इन ए फुल स्विंग। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को रिगोरस कंट्रोल करना ओवर पीपल, मतलब लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल करके रखना, उसको कहा जाता है आयरन हैंड और आयरन फिस्ट, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं जैसे जर्मनी का हिटलर था, या फिर नेपोलियन था, या फिर म्यांमार में अब जैसे चल रहा है, वहाँ पे सेना क्या कर रहा है, सोल्जर्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग आयरन हैंड और आयरन फिस्ट, मतलब लोगों को बहुत ही बुरी तरह से कंट्रोल करना, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह से कंट्रोल करना, उसको कहते हैं आयरन हैंड और आयरन फिस्ट। जंप टू ए कंक्लूजन। जंप टू ए कंक्लूजन का मतलब होता है कि आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में आपने कंक्लूजन पे पहुंच गए, ठीक है। जैसे टू कम टू ए कंक्लूजन प्रीमेच्योरली। जैसे मान लो आपने क्या किया कि आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसका आप क्या किया, मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में आपने क्या किया, बहुत अच्छा मार्क ले आया, बहुत अच्छा मार्क। फिर आपको लगा, आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया, यार तो अब तो मैं पूरे भारत में टॉप कर जाऊँगा, ठीक है नहीं। उसको हम कहते हैं जंप टू ए कंक्लूजन, मतलब बहुत ही कम टाइम में एक कंक्लूजन पे जाना जो कि प्रीमेच्योरली, ठीक है, उसको कहते हैं जंप टू ए कंक्लूजन। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है एक इलीगल कोर्ट, एन इलीगल कोर्ट को हम कहते हैं कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट मेनली आप गांव में देख सकते हैं। मान लो जैसे क्या हुआ कि गांव में कोई गुनाह हुआ, किसी ने कुछ ऐसा कांड किया, तो गांव के जो गांव वाले जो होते हैं, जिसको हम पंच कहते हैं, सरपंच वगैरह मान लो बैठ गए और बैठ के उसको उन्होंने खुद ही सज़ा सुना दी कि इसको पत्थर मारो।
भाई, हालांकि इसके लिए तो कानून है। तो एक इलीगल कोर्ट को क्या कहा जाता है? कंगारू कोर्ट। ठीक है, ये आजकल भी कभी कभार रेयरली एक दो गांव में देखने को मिलते हैं, मेनली जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे देखने को मिलते हैं कंगारू कोर्ट, जो कि हमारे भारत का कानून को ना मान के वो अपने ही एक कोर्ट चलाते हैं। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कि टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये बंदा जैसे ये क्या कर रहा है कि बॉल को ये रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो पहली बार अगर कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो पहली बार जैसे मान लो ये बॉल को जो पहली बार ये इसको रोल करने की कोशिश कर, तो पहले इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार बॉल जैसे रोल हो रहा है तो धीरे धीरे उसको और ज़्यादा रोल करवा सकता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी काम चल रहा है उसको उसी पेस में चलाए रखना, मेंटेन द प्रोग्रेस, उसी प्रोग्रेस से उसको चलाए रखना, उसको कहा जाता है कीप द बॉल रोलिंग। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हैं कि कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं और मान लो क्या हुआ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया, कुछ दिन के लिए एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? कीप द बॉल रोलिंग। इसका मतलब है कि आपको अपनी तैयारी उसी पेस में जारी रखना चाहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। कीथ एंड कीन का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस। ठीक है, कीथ एंड कीन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, आपके साथ जो खून का रिश्ता जिनके साथ होता है हम उनको कह सकते हैं कीथ एंड कीन। अगला है लुक ऑफ कॉलर्स। लुक ऑफ कॉलर्स मतलब कि आप बीमार हो उसकी वजह से आपके, जैसे लुक ऑफ कॉलर्स मतलब आपके रंग उतरा हुआ है, कहते हैं ना कि आपका रंग मुरझाया हुआ है, शकल मुरझाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप बीमार हो। ठीक है, लुक इल और अनहेल्दी, उसको हम कहते हैं लुक ऑफ कॉलर्स। अगला अगर देखें तो लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट मतलब जैसे आप किसी ऐसे एक सिचुएशन में जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन है, आप उस इमोशनल सिचुएशन में क्या हुए, आप इमोशनल सिचुएशन में फंस गए और उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए और जिसकी वजह से आपकी गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है, उसको कहते हैं कि लंप इन द थ्रोट, मतलब ये टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। इसकी वजह से कहते हैं ना कि मेरा गला भरा या मेरा आवाज़ नहीं निकला, उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन या फिर एक इडियम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं लंप इन द थ्रोट। मेडन स्पीच का मतलब होता है, जो मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच का मतलब होता है कि पहली बार देखो मेडन जो इस्तेमाल होता है ये वाला टर्म, ये अगर तुम पहली बार कोई भी काम करो तो उसके लिए हम कह सकते हैं इसको मेडन। तो अगर कोई बंदा पहली बार स्पीच दे रहा है तो हम कह सकते हैं ये उसका कौन सा है? मेडन स्पीच है। ठीक है, फास्ट स्पीच। मेक ए हस। मेक ए हस का मतलब होता है कि कोई भी काम को बिगाड़ना। ठीक है, मेक ए हस का मतलब क्या है? कोई भी काम को बिगाड़ना, टू मेस अप। ठीक है, मेक ए हश, कोई भी काम को बिगाड़ देना। 9 डेज वंडर का मतलब होता है, 9 डेज वंडर का मतलब होता है जो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए वो फेमस था, फिर उसको लोगों ने भूल गए, तो उसको हम कहते हैं 9 डेज वंडर। इसके लिए हिंदी में एक एक्सप्रेशन होता है कि 4 दिन की चांदनी। ठीक है, इसका मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा जो कहते हैं ना, तो 4 दिन के लिए लोगों ने उसको काफ़ी अच्छी तरह से पहचाना, लोगों ने काफ़ी उसके बारे में फॉलो किया, फिर उसके बाद लोगों ने उसको भूल गया। ठीक है, जैसे हुआ था ना वो रानू मंडल वाला स्टोरी, बहुत क्रेज़ हो रहा था तेरी मेरी, फिर अब सब भूल गए उसको, तो उसको हम कहते हैं 9 डेज वंडर। नीप इन द बोर्ड मतलब हम कहते हैं कि नीप इन द बोर्ड मतलब कोई भी चीज़, काम या फिर कोई भी काम या कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी शुरू हो रहा था और उसके इनिशियल स्टेज पे ही आपने उसको क्या किया, मार दिया या फिर उसको बंद कर दिया, उसको कहते हैं नीप इन द बोर्ड। जैसे मान लो कोई भी पौधा उग रहा था, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे ही वो उग रहा था उसको आपने काट दिया या फिर उखाड़ दिया। इसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर इनिशियल स्टेज में हम उसको बंद कर देंगे तो उसको हम कहते हैं नीप इन द बर्ड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कोई भी काम अब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा, इनएफेक्टिव। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कानून था और उस कानून को सरकार ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो कानून अब नहीं रहा। ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा, वो इनइफेक्टिव हो गया, तो उसको हम कहते हैं नल एंड वॉइड। ओके, इनइफेक्टिव। ऑयली टंग उसके बाद है। ऑयली टंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स, मतलब जो क्या करते हैं दूसरों की चापलूसी करता है। चापलूसी मतलब जो दूसरों की, हम कहते हैं ना कि तलवे चाटो, इसका मतलब क्या है, दूसरों की चापलूसी करो, दूसरों की तारीफ़ करो, ओके, अपने काम निकालने के, उसके लिए हम कहते हैं ऑयली टंग। जो हमेशा से दूसरों की तारीफ़ करता रहता है और दूसरों से काम निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं
जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो ये क्या कर रहा है, उसके पैर चाट रहा है, तो इससे क्या कर रहा है, ताकि वो उसका चापलूसी कर रहा है, ठीक है। तो ऑयली टंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स। ऑन वंस गार्ड, इसका मतलब होता है विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना, काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना, उसको हम कहते हैं विजिलेंट, या फिर उसके लिए ईडियम इस्तेमाल होता है ऑन वंस गार्ड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सोल्जर है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, विजिलेंट है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ऑन वंस गार्ड या फिर विजिलेंट। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे बहुत सारा उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन व्हिच में हैव मोर देन वन आंसर, उसको हम कहते हैं ओपन क्वेश्चन। पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति, पहले इसको ऐसे ही समझो, मान लो कोई एक ऐसा बक्सा है, उसके अंदर से क्या निकलेगा आपको पता नहीं, मेनली परेशानियाँ, ट्रबल्स, ठीक है, मुसीबत निकलेगा, तो उसको हम कहते हैं पेंडोरास बॉक्स। और आपने ना जानते हुए उसके अंदर क्या है, आपने उसको खोल लिया, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो पेंडोरास बॉक्स। जैसे मान लो कहीं पे कुछ डिस्कशन चल रहा है कोई मीटिंग पे, और आपने एक ऐसा मुद्दा उठा दी जिसकी वजह से आप खुद ही प्रॉब्लम में फंस गए, आपको नहीं पता था कि वो वाला मैटर अगर आप लेके आओगे तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। उसी को कहा जाता है पेंडोरास बॉक्स। कोई भी एक ऐसा मुद्दा आपको नहीं पता था कि उसके आगे क्या होगा, उसने आपको उठा दिया मीटिंग पे, फिर लोगों ने उसी के ऊपर बहस करने लगे, आपको गालियाँ वालियाँ देने लगे, तो आप कह सकते हो कि तुमने क्या खोल दिया, यू हैव ओपनड ए पेंडोरास बॉक्स। उसके बाद होता है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब किसी को रेड हैंडेड पकड़ना है तो बहुत आसान है, जब वो क्राइम कर रहा होगा उसी टाइम पे अगर मान लो उसको आपने पकड़ लिया तो उसको हम कहेंगे कॉट रेड हैंडेड। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कोई भी एक काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क या फिर बहुत ज़्यादा, हाँ, रेड टेपिज्म का मतलब होता है कोई भी एक काम आप कर रहे हो उसकी वजह से उसके लिए आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़े, ठीक है, उसको कहा जाता है रेड टेपिज्म। जैसे आपने कोई एक, जैसे मैंने अभी भी बताया कि कोई भी एक बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए, इससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो, एनवायरनमेंट वालों से परमिशन लो, अपना अकाउंट खोलो, ठीक है, और जीएसटी के अकाउंट खोलो, तो बहुत सारे काम करना अगर पड़ेगा तो उसको कहा जाता है रेड टेपिज्म। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना, उसको कहा जाता है रेड टेपिज्म। रॉयल रोड का मतलब होता है कि इजी और डायरेक्ट वे फॉर अचीविंग ए डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब कोई भी एक आप कुछ हासिल करना चाहते हो उसके लिए सबसे जो सीधा रास्ता उसको कहा जाता है रॉयल रोड, ठीक है। एक इजी और सबसे डायरेक्ट वे कोई भी अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हो, जैसे मान लो वो कहते हैं ना कि बाबा सब आके कहते हैं कि अगर भगवान को पाना चाहते हो तो पहले ये करो वो करो तभी जाके आपको मोक्ष मिलेगा, या फिर यही है ध्यान लगाओ तो भगवान को पाने का डायरेक्ट वे है मेडिटेशन करना। तो उसका हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन इज द रॉयल रोड टू मीट गॉड और टू गेट सल्वेशन। शी थ्रो मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना या फिर अंडरस्टैंड करना या फिर कॉम्प्रिहेंड करना। जैसे मान लो कोई आपको क्या कर रहा है कि फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आई कैन सी थ्रो द मैटर, मैं इस चीज़ के अच्छी तरह से क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, आई कैन सी थ्रो द मैटर। तो सी थ्रो द मतलब होता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप मैटर को, वो वाला चीज़ को, उस वाला मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, ठीक है। सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, कोई भी चीज़ के खिलाफ आप बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, उसको कहा जाता है सेट वंस फेस अगेंस्ट। इसका मतलब अपोज विथ डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंसान को कैंसर हो गया है लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, कैंसर के खिलाफ पूरी तरह से, ओके, पूरी अपने जोश, पूरी तरह से अपना डिटर्मिनेशन लगा के कैंसर के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं वो क्या कर रहा है, फेस ऑफ अगेंस्ट द कैंसर, ठीक है। अगर वहीं पे आप किसी के खिलाफ, अगर मान लो कहीं पे अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यू आर क्या कर रहे हैं, फेसिंग ऑफ अगेंस्ट द ऑपरेशन। सेट वंस हार्ट ऑन, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेस पाने के लिए आप पूरी तरह से पागल हो जाना या फिर एक बहुत ही ज़्यादा जुनून लेके आना। जैसे मान लो कोई भी एक एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, कोई भी कुछ सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप दिन रात को एक कर देना, ठीक है, उसको कहा जाता है सेट वंस हार्ट ऑन। कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी तरह से अपना जोश लगा देना। शोल्डर टू शोल्डर,
शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है कि एक साथ काम करना, कंधे से कंधे मिला के काम करना, यूनाइटेड एफर्ट, ठीक है, सब मिलके काम करना, उसको कहा जाता है शोल्डर टू शोल्डर। अगला वाला जो है टेक अवे वंस ब्रीथ, टेक अवे वंस ब्रेथ, इसका मतलब होता है टू ओवरवेलम विथ सरप्राइज। मान लो किसी को इस तरह से सरप्राइज करना कि उसके होश ही उड़ा देना, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे आप जा रहे हो और कोई भी चीज़ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपने देखा जिसकी आपकी जैसे आपकी होश ही उड़ गए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करना, उसको कहा जाता है टेक अवे वंस ब्रेथ। उसके बाद आता है टेक बाय स्टॉर्म, मतलब टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। टेक बाय स्टॉर्म इसका मतलब भी वही है कि टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद टेक इनटू अकाउंट मतलब कंसीडर करना, ठीक है। जैसे मान लो आपका तबीयत ख़राब है और आप जाके अपने हायर अथॉरिटी से कह रहे हैं कि सर मेरा जो इलनेस को आप क्या करें, प्लीज़ टेक इनटू अकाउंट, मतलब आप इसको प्लीज़ क्या करें, कंसीडर करें, ठीक है। टेक इनटू अकाउंट मतलब होता है कंसीडर करना। तो ये था हमारा पार्ट 1 वाला, और बहुत जल्द इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।